गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी नई यूनिट 4th स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहली यूनिट में हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स को देखा था। तो यूनिट 4 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो वृद्धि से रिलेटेड है कि वृद्धि या वृद्धि की प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, ये कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनसे ये प्रभावित होती हैं। और यहाँ प्लांट्स की वृद्धि की हम बात कर रहे हैं, प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है और उस प्लांट की ग्रोथ को हम कौन कौन से यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी सहायता से हम इनको नाप सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वृद्धि एवं प्रवर्धन। वृद्धि एवं परिवर्धन। जब हम यहाँ वृद्धि और परिवर्धन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वृद्धि और परिवर्धन होता क्या है? वृद्धि और परिवर्धन होता क्या है, किसे कह रहे हैं हम? वृद्धि या परिवर्धन किसे कह रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है या जो परिवर्धन हो रहा है वो कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है? सेल्स में होता है या फिर कैसे होता है? तो नॉर्मल सी बात है, एनिमल की बात करें या हम प्लांट की बात करें, क्योंकि जो बॉडी का निर्माण हो रहा है, जो बॉडी बिल्डअप हो रही है, वहां सेल्स के ही द्वारा हो रही है। एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सभी के अंदर जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, सभी जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए जो बिल्डअप करने के लिए सबसे जो छोटी यूनिट है, हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सी होती है? कोशिका होती है, सेल होती है। तो जो भी वृद्धि होगी, जो भी परिवर्धन होंगे, वो कहाँ होंगे? सेल के अंदर या सेल के द्वारा। या तो सेल के अंदर होंगे या फिर सेल के द्वारा होंगे। तो यहाँ वृद्धि क्या या परिवर्धन की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका, क्योंकि हमने सबसे छोटी यूनिट किसको लेके चले हैं यहाँ पर? कोशिका को। तो सब कोशिका या जीव, कोशिका मिलकर के किसका निर्माण कर रही है? जीव का। जीव के द्रव्यमान भार, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, भार, लंबाई, चौड़ाई, क्योंकि सारी चीजें साथ साथ बढ़ती हैं, अथवा आयतन, में अनुत्क्रमणीय, क्योंकि जितना भी यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ रहा है, चाहे भार बढ़ रहा है, चाहे लंबाई बढ़ रही है, चाहे चौड़ाई बढ़ रही है, चाहे सामूहिक रूप से कहें हम आयतन, तो यहाँ जितनी भी ये प्रोसेस हैं वो सभी क्या है? अनुत्क्रमणीय है। द्रव्यमान, भार, लंबाई, चौड़ाई अथवा आयतन में अनुत्क्रमणीय बढ़त होती है, जो क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। वृद्धि कहलाती है। जो अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल है, एक बार हो गई तो हो गई। आदमी एक बार बड़ा हो गया तो हो गया, वो छोटा तो नहीं होगा, कैसा रहेगा? बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार होने के बाद में वो वापस रिवर्स नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि यहाँ जो वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि की प्रावस्थाएं कौन कौन सी हैं? वृद्धि होती कौन कौन सी प्रावस्थाओं से है? वृद्धि की प्रावस्थाएं, सबसे छोटी यूनिट हम सेल को लेके चलें। अब वृद्धि के लिए सेल की संख्या में बढ़ोतरी जरूरी है, तो यहाँ पर जो सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है वो किससे होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, विभजोतकी टिश्यू से। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या विभजोतकी जो ऊतक है या विभजोतकी जो सेल है, यहाँ के सेल को लेके चलेंगे, ना कि हम ऊतक को। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से लेकर के यहाँ इनके विभाजन, इनके अंदर क्या होगा? डिवीजन। इनके डिवीजन से लेकर के
और सेल के मैच्योरेशन तक, सेल के मैच्योरेशन तक, सेल के परिपक्वता तक की जो प्रक्रिया है, ये सभी क्या कहलाती हैं? ग्रोथ फेज कहलाती हैं। ये सभी क्या कहलाती हैं? ग्रोथ फेज कहलाती हैं। डिवीजन से लेकर के इसके परिपक्वन तक में यहाँ पर जो ग्रोथ फेज होती हैं वो कितनी होती हैं? 3। यहां से लेकर के यहां तक 3 ग्रोथ फेज आती हैं। कौन कौन सी? यहां पर 3 ग्रोथ फेज कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले सेल डिवीजन, उसके बाद में सेल एलोंगेशन, और उसके बाद में सेल मैच्योरेशन। तो यहां पर ये 3 ऐसी फेज हैं जो यहां से लेकर के यहां तक का सफर तय करती हैं। तीनों की तीनों फेज यहां से लेकर के यहां तक का सफर तय करती हैं। जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या कैसी होती हैं? या फिर इनके व्युत्पन्न, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के व्युत्पन्न, इनके व्युत्पन्न क्या होंगी? एक बार मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभाजन होकर के जो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं, बार बार नहीं। जैसे ये कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इससे विभाजन होकर के ये 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, तो इनके अंदर भी किसकी विभजोतक की क्षमता होती है। ये फिर वापस विभाजन हो गई, ये फिर वापस विभाजित हो गई, तो ये नहीं, यहां तक विभाजन की क्षमता पाई जाती है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनका डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, विभेदन नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या इसके व्युत्पन्न सेल्स, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सघन, डेंस। साइटोप्लाज्म सघन पाया जाता है, केंद्रक बड़ा पाया जाता है, केंद्रक कैसा होता है? बड़ा। तो इनके अंदर लगातार विभाजन की क्षमता होती है, इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन लगातार होते हैं। यहां पर जो विभाजन होते हैं वो विभाजन कैसे होते हैं? लगातार होते हैं, नॉन स्टॉप होते हैं। तो यहां जो विभाजन होकर के जो सेल की संख्या में वृद्धि हो रही है, अब यहां पर क्या होगा? ये कहलाती है फर्स्ट फेज, ये फर्स्ट फेज जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेल डिवीजन। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप आती है सेल एलोंगेशन फेज। यहां पर जो कोशिकाओं की संख्या है, यहां इन कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी होती है, कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं, तो यहां आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है। और जब सेल के आकार में वृद्धि होगी, क्योंकि जो एलोंगेशन फेज है, कोशिका के जो आकार में बढ़ोतरी है, यही वास्तविक रूप से पादप की लंबाई को बढ़ा रही है। पादप के शीर्ष की बात करें चाहे हम रूट की बात करें, दोनों की लंबाई में वृद्धि किससे हो रही है? सेल एलोंगेशन के कारण। कोशिका अपने आकार में बढ़ रही है, तभी यहां पर शीर्ष की वृद्धि होगी, तभी यहां पर रूट की वृद्धि होगी। तो पादप की लंबाई के लिए एनिमल्स में लें तो एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में भी वही है। हम यहाँ पर चाहे एनिमल्स की बात करें या प्लांट्स की बात करें, दोनों के अंदर फिक्स होगा, लेकिन एनिमल्स में और प्लांट्स में कुछ बेसिक अंतर किसका आता है? एनिमल्स की सेल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती और प्लांट की सेल के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। तो अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ प्लांट को ही लेकर चलना, एनिमल्स को मत जोड़ना। तो यहाँ जो आकार में वृद्धि हो रही है वो पादप की लंबाई में वृद्धि, इसके आकार की वजह से पादप की जो लंबाई है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं अपने आकार में बढ़ रही हैं, इसलिए पादप की लंबाई बढ़ रही है। तो अब यहाँ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती कैसे हैं? कोशिकाएं जो अपने आकार में वृद्धि कर रही हैं, ये अपने आकार में कैसे वृद्धि करती हैं? इनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है? क्यों? क्योंकि बात कर रहे हैं हम प्लांट की, यहां हम प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट की सेल के ऊपर पाई जाती है सेल वॉल, और सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड, हार्ड होती है। अब हार्ड है तो खींचकर तो उसकी वृद्धि की नहीं जा सकती।
कोशिका विस्तार किसी बात से प्रेस कर दे कैसे भी उसको, तो कोशिका के अंदर प्रसार नहीं होगा। तो ये वृद्धि होती कैसे है? तो यहाँ इस वृद्धि को समझाने के लिए दो मतों को दिया गया। यहाँ दो मत दिए गए इस वृद्धि को समझाने के लिए। कौन कौन से? पहला, यहां पर जो कोशिका है, इस कोशिका के जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में अन्य अणु समाहित होते हैं। अन्य अणु समाहित होते हैं। अब सेल वॉल है तो सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, इन्हीं की बनी है। तो यहाँ इनके ही अणु समाहित होंगे, ऐसा तो है नहीं कोई और अन्य अणु समाहित होंगे। तो यहाँ पर अन्य अणु समाहित होते हैं। जब ये अणु समाहित होते हैं तो मान लिया ये हमारी सेल वॉल है, तो ये अणु यहाँ के समाहित होंगे, तो यहाँ कुछ खिंचाव होता है। अणु आकर के दूसरे अणुओं के अंदर एडजस्ट होते हैं, ऊपर लेयर के रूप में नहीं होते, ये अंदर आकर के एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पर खिंचाव होगा। जब खिंचाव होगा तो इस खिंचाव के दौरान यहाँ सेल वॉल में कुछ गैप बनेंगे, क्योंकि उन्हीं गैपों में तो ये अणु यहाँ आकर समाहित होंगे। जब गैप बनेंगे तो यहाँ जल प्रवेश कर जाएगा, जल प्रवेश कर जाएगा, यहाँ पर जल प्रवेश करता है। और ये जो अलग से जो एटम आ रहे हैं वो यहाँ आकर के क्या हो जाएंगे? यहाँ आकर के इनके बीच बीच में आकर के फिक्स हो जाएंगे। जो इनके अंदर खिंचाव हुआ था उस खिंचाव से अब इसकी सेल वॉल की लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। सेल वॉल की लंबाई बढ़ गई तो यहाँ पर सेल का आकार भी बढ़ेगा, सेल की लंबाई भी बढ़ेगी। तो एक मत तो ये है कि यहाँ पर अन्य अणु आकर के समाहित हो जाते हैं, और इनके समाहित होने पर इनके बीच में खिंचाव होता है, और खिंचाव की वजह से वहां गैप बनता है। गैप के कारण अणु भी यहाँ पर समाहित होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जल भी प्रवेश करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जल का भी अवशोषण होता है, जिससे कोशिका का जो आयतन है, लंबाई कहें या फिर आयतन कहें, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक प्रोसेस तो ये होती है। दूसरा, एक मत के अनुसार तो यहाँ इस प्रकार से होता है। दूसरा मत क्या है कि यहाँ पर जो कोशिका है, यहाँ पर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम्स का स्रावण होता है, एंजाइम्स का स्रावण होता है। और कौन से एंजाइम का? जो सेल वॉल को तोड़ते हैं। पैक्टेट, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, ये सभी कौन से हैं? हेमीसेल्यूलेज हेमीसेल्यूलोज का अपघटन करेगा, पैक्टेट पैक्टिन का अपघटन करेगा, और सेल्यूलेज सेल्यूलोज का अपघटन करेगा। तो यहाँ पर ऐसे एंजाइम्स का स्रावण होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? सेल वॉल पर रिएक्शन करते हैं। ये एंजाइम्स सेल वॉल से रिएक्शन करते हैं, और इससे रिएक्शन करके इसको क्या कर देते हैं? कमजोर। कमजोर क्यों होती है? कि यहाँ सेल वॉल में जो बॉन्ड उपस्थित थे वो बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और बॉन्ड के ब्रेक होने पर सेल वॉल क्या हो जाएगी? बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सेल वॉल कमजोर हो जाएगी। जब यहाँ पर सेल वॉल कमजोर होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और बॉन्ड ब्रेक होने से सेल वॉल कमजोर हो रही है, तो यहाँ पर जब सेल वॉल कमजोर होती है तो सेल वॉल में क्या होता है? खिंचाव। सेल वॉल में खिंचाव होता है। अब सेल वॉल में खिंचाव होगा तो सेल वॉल बीच बीच में से क्या होगी? ब्रेक होगी, बीच बीच में से ब्रेक होगी, क्योंकि भित्ति संरचना क्या हो गई? यहाँ पर कमजोर हो गई, और कमजोर होने से खिंचाव हुआ, खिंचाव होने से यहाँ पर बीच बीच में गैप हो गए। अब यहाँ पर जो बीच बीच में गैप हो रहे हैं, ये गैप किसके कारण हो रहे हैं? खिंचाव के कारण नहीं। यहाँ पर क्योंकि जब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्फीति दाब, सॉरी सेकेंड ईयर में फर्स्ट यूनिट में स्फीति दाब और भित्ति दाब, दो दाबों को पढ़ा है।
ये दोनों दाब एक दूसरे के विपरीत और कैसे होते हैं, बराबर। यहां क्या होगा इस कंडीशन में, ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, इनके दाबों में क्या हो जाएगा, अंतर। क्योंकि अंतर किसकी वजह से हो रहा है, एंजाइम के कारण। दाब बराबर नहीं रहेंगे, अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वजह से भित्ति क्या हो जाएगी, कमजोर। और कमजोर हो गई, अंदर जल भर गया, जल भरने की वजह से अब यहाँ पर दोनों को दाबों का असंतुलन हो गया, दाबों में असंतुलन हो गया। तो अब यहाँ खिंचाव के साथ साथ ये सेल वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक। अब यहाँ जो अन्य अणु है वो यहाँ आकर के सेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको भरने के लिए जरूरत तो होगी। तो अन्य जो एटम्स हैं, अन्य जो अणु हैं, वो अन्य अणु यहाँ आकर के फिक्स हो जाएंगे इन जगहों पर। और उसके बाद में जो सेल वॉल का जो आयतन है, जो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई या फिर कहें आयतन, सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आयतन भी बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई भी बढ़ेगी। एट लास्ट सेल में एलोंगेशन हो गया। तो ये वो फेज है जिसके कारण कोशिका के अंदर कोशिका का आकार बढ़ता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, उसका आयतन बढ़ता है। और यही जिम्मेदार होता है किसके लिए, लंबाई के बढ़ने के लिए, आयतन के बढ़ने के लिए। इसके बाद में जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो सेल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अपने आकार आकृति में वृद्धि कर चुकी हैं, अब इनके अंदर जीन्स हैं, क्योंकि यहाँ क्या होना है, डिफरेंशिएशन, विभेदन होना है। तो इन जीन्स में जो सूचनाएं निहित होती हैं, क्योंकि सभी कोशिकाओं में उनके कार्यों से संबंधित सूचनाएं निहित होती हैं, तो यहाँ जो सूचनाएं उपस्थित हैं जीन्स के अंदर, इन सूचनाओं के अकॉर्डिंग इनका क्या हो जाएगा, विभेदन। यहाँ इनका विभेदन हो जाएगा। स्थूल पूर्ण ऊतक बनना है तो स्थूल पूर्ण ऊतक कोलेनकाइमा के हिसाब से यहाँ पर डिपोजिशन होगा। अगर जाइलम बनाना है तो जाइलम के हिसाब से डिपोजिशन होगा। फ्लोएम बनाना है तो फ्लोएम के हिसाब से परिवर्धन होगा। एट लास्ट यहाँ पर विभेदन हो जाएगा, और ये विभेदन ही क्या कहलाता है, मैचुरेशन। ये विभेदन ही क्या कहलाता है, मैचुरेशन कहलाता है। और ये कौन सी है, थर्ड स्टेप, या फिर कहें कि यहाँ पर जो वृद्धि प्रावस्था है, उस वृद्धि प्रावस्था की तीसरी स्टेज होती है, तीसरी फेज होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वृद्धि चलती है। यहाँ हम समय के साथ, अगर हम समय के साथ वृद्धि का ग्राफ खींचें, तो ये ग्राफ खींचने पर यहाँ पर कुछ हमें 4 फेज प्राप्त होती हैं। तो इसको हम वृद्धि गतिकी के अंदर पढ़ते हैं, ग्रोथ डायनेमिक्स, वृद्धि गतिकी। जब हम वृद्धि गतिकी की बात करते हैं तो यहां पर ये टाइम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहां पर ग्रोथ, वाई एक्सिस पर हमने ग्रोथ ली और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया, टाइम लिया। जब हम यहाँ टाइम और ग्रोथ के मध्य में हम जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ नजर आता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमें ग्राफ नजर आता है, और इस ग्राफ में यहां हमें 4 फेज दिखाई देती हैं। ग्राफ में 4 फेज दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, लैग फेज बीच में आएगी, लॉग फेज, स्टडी फेज, स्टडी फेज, और सबसे लास्ट में आती है यहाँ पर सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज। लैग फेज को बोलते हैं हम मंद वृद्धि काल, मंद वृद्धि काल। लॉग फेज को बोलते हैं तीव्र वृद्धि काल।
तीव्र वृद्धि काल। स्टेडी फेज को बोलते हैं हम स्थिर वृद्धि काल, स्थिर वृद्धि काल। और ये कहलाता है जीर्णता काल, जीर्ण काल या जीर्णता काल। देखिए इधर पीछे चलेंगे, पहले इधर देखते हैं। जो लैग फेज होती है जिसे हम मंद वृद्धि काल कह रहे हैं, तो ये कौन सी अवस्था है? प्रारंभ की। ये अवस्था कौन सी है? प्रारंभ की। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग हुई है, प्रारंभ की अवस्था है। तो ये इस अवस्था में होगा क्या? यहाँ पर जो जैव अणु हैं, इन जैव अणुओं का संश्लेषण होता है। इन जैव अणुओं का क्या होगा? संश्लेषण। यहाँ पर जैव अणुओं का संश्लेषण होगा। जब यहाँ पर जैव अणुओं का संश्लेषण हो रहा है प्रारंभ में, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसी होगी? धीमी। यहाँ पर ग्रोथ कैसी हो जाती है? धीमी। अब यहाँ पर जैव अणुओं का संश्लेषण हो चुका, जितनी आवश्यकता थी उतना संश्लेषण यहाँ पर हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसे चलेगी? तीव्र चलेगी। क्योंकि अब यहाँ पर तीव्र कैसे चलेगी? ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से। जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर, ये कोशिकाएं नॉन स्टॉप डिवीजन करेंगी। यहाँ पर नॉन स्टॉप डिवीजन करेंगे। यहाँ अब इनके अंदर नॉन स्टॉप डिवीजन हो रहा है, क्योंकि संश्लेषण तो पहले हो चुका है। इनको जो आवश्यकता थी, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो तो पहले ही पूरी हो गई। इनको तो क्या करना है? अब यहाँ पर अपना लगातार विभाजन करना, संख्या बढ़ानी है। तो यहाँ तीव्र ग्रोथ होती है। अब स्थिर काल में क्या है कि यहाँ पर जो ये कोशिकाएं यहाँ पर पहले निर्मित हो चुकी हैं, इनका क्या होना है? इलोंगेशन। तो यहाँ पर जो स्थिर वृद्धि काल है, यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, लगभग स्थिर हो जाती है, लगभग स्थिर। क्योंकि कोशिकाएं उससे जोड़ो इस चीज को, कोशिकाएं का विभाजन हो चुका है, संख्या फिक्स हो, मतलब संख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। तो इनका क्या होना है? यहाँ इलोंगेशन। और इलोंगेशन होना है तो यहाँ पर संख्या तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन आकार आकृति में, आयतन में परिवर्तन होना है। तो लगभग स्थिर ही हो जाती है यहाँ पर आकर के। अब यहाँ क्या होगा? जीर्णता काल में, सेनेसेंस में, यहाँ पर जो यहाँ तक की जो क्रियाएं थी, यहाँ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस थी, उपचयी और अपचयी दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हो रही थी। दोनों रिएक्शंस कैसे? अधिक थी। यहाँ थोड़ी कम थी, यहाँ बहुत अधिक हो गई, यहाँ भी मीडियम में आ गई। अब क्या होगा? क्योंकि उपचयी और अपचयी दो प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर ये क्रियाएं तो होती नहीं है, ये क्रियाएं होती हैं यहाँ पर अपचयी। तो जीर्णता काल में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अपचयी। इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस की अधिकता होती है। और जब कैटाबॉलिक रिएक्शंस की अधिकता होगी तो यहाँ पर सिर्फ तोड़ने का काम होगा, जोड़ने का नहीं। नए पदार्थों के निर्माण का काम नहीं होता है, जो निर्मित हो चुके हैं उनको तोड़ने का काम होता है। तो यहाँ पर क्या आएगी? जीर्णता आएगी। यहाँ पर जीर्णता आती है। तो यहाँ जो जीर्णता काल होता है, सेनेसेंस फेज होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है? वृद्धि में गिरावट आती है, जीर्णता आती है। जीर्णता का मतलब क्या है? वृद्धि में गिरावट, कमी। तो अब देखो यहाँ जो शुरुआत की अवस्था है वो कहाँ है? तो यहाँ ये कहलाता है लैग फेज। ये लैग फेज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्राफ है वो कहलाता है लॉग फेज। ये जो ग्राफ है ये क्या कहलाता है? स्टेडी फेज। और यहां से नीचे की तरफ जो आ रहा है ये क्या कहलाता है? सेनेसेंस फेज। जीर्णता काल कहलाता है। यहाँ पर ये सेनेसेंस फेज कहलाता है। तो ये वक्र हमको कैसा दिखाई दे रहा है? सिग्मोइड। यहाँ पर जो वक्र है ये सिग्मोइड दिखाई देता है, सिग्मोइड, या फिर कहें एस आकार का, जिसको हम क्या कहते हैं? समग्र वृद्धि काल। इसको बोलते हैं हम समग्र वृद्धि काल। ऐसा आकार का दिखाई दे रहा है जो समग्र वृद्धि काल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स।